नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि महानमन अम्बपाली को लेकर के दोबारा वैशाली आ जाते हैं, जिसके बाद अम्बपाली के 18 वर्ष पूर्ण होते ही उसे वैशाली की नगरवधू बनने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि अम्बपाली अपनी कुछ शर्तें रखती है जो यदि सबको मान्य होंगे तभी वो वैशाली की नगरवधू बनना कबूल करेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या अम्बपाली वैशाली की नगरवधू बनी कि नहीं। भाग 3, गण सन्निपात। जब तक रथ की घंटियों का घोष सुनाई देता रहा और रथ की ध्वजा दिख पड़ती रही, वैशाली का जनपद मार्ग पर उसी ओर मंत्र विमोहित सा देखता रह गया। अम्बपाली का वो अपूर्व रूप ही नहीं, उसका तेज, दर्प, साहस और दृढ़ता सब कुछ उन्हें अकल्पित दिख पड़ी। जो थोड़े से वाक्य अम्बपाली ने सभा में कहे, उनका सभी पर भारी प्रभाव पड़ा। कुछ लोग निरीह नारित्व की इस कानूनी लांछना के विरोधी हो गए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहना आरंभ किया कि कौन देवी अम्बपाली को बलात् नगरवधू बनाएगा? हम उसके रक्त से वसुंधरा को डुबो देंगे। निसंदेह ये धिक्कृत कानून वैशाली जनपद और वज्जी संघ शासन का कलंक रूप है। ये स्वाधीन जनपद के अंतस्थल पर पराधीनता की कालिमा है, कालिमा। अंग, बंग, कलिंग, चंपा, काशी, कौशल, ताम्रपर्णी और राजगृह कहीं भी तो स्त्रीत्व का ऐसा बलात् अपहरण नहीं है। फिर वज्जियों का यह गणतंत्र ही क्या, जहां नारी के नारित्व का इस प्रकार अपहरण हो? यह हमारी रक्षणीय कुलवधुओं, पुत्रियों और बहनों की प्रतिष्ठा और मर्यादा का घोर अपमान है। इसे हम सहन नहीं करेंगे। हम विद्रोह करेंगे। विद्रोह समाज से, संघ से, अष्टकुल के गणतंत्र से और गण परिषद से। कुछ सामंतों ने अपने अपने खड़क कोष से खींच लिए। उससे उनके हृदय तीर से विद्ध पक्षी की भांति आहत हो गए थे। उन्होंने क्रूर स्वर में हथियार ऊंचे उठाकर कहा, अरे वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली नील पदम प्रासाद में परिषद के विधकों की प्रतीक्षा कर रही है। कौन उन्हें वध करने के लिए विधकों को भेजता है, हम देखेंगे। हम अभी उसके खंड खंड कर डालेंगे। हम इस संथागार का एक एक पत्थर धूल में मिला देंगे, कह देते हैं। कुछ सेठी पुत्र पागलों की भांति बक रहे थे, अरे वज्जियों के इस गणतंत्र का नाश हो, हम राजगृह में जा बसेंगे। देवी अम्बपाली जी है बस, हमारे धन और प्राण देवी अम्बपाली पर उत्सर्ग है। इस पर सबने उच्च स्वर में जयघोष किया, जय हो देवी अम्बपाली की जय, जनपद कल्याणी को अभय। परंतु बहुत से उद्धत तरुण सामंत पुरुष शस्त्र चमका चमका कर और हवा में भाले उछाल उछाल कर अपने अश्व दौड़ाने लगे। वे कह रहे थे कि उसका वध अधिक नहीं कर सकते, हम उसके दिव्य देह का उपयोग चाहते हैं। हम उसकी शरद चंद्र की चांदनी के समान रूप सुधा का पान किया चाहते हैं। उनके अनिंद यौवन का आनंद लिया चाहते हैं। वह हमारी, हम सब की है। वो वैशाली का प्राण, वैशाली की शोभा, वैशाली के जीवन की केंद्र स्थली है। वो वैशाली की नगरवधू है। उसकी वे शर्तें कुछ भी हो, हमें स्वीकार है। हम सर्वस्व देकर भी उसे प्राप्त करेंगे, यह स्वयं मर मिटेंगे। प्रतिहार और दंडधर परिषद की व्यवस्था स्थापना में असमर्थ हो गए। तब गणपति सुनंद ने खड़े होकर कहा, आयुष्मान, शांत होकर देवी अम्बपाली की शर्तों को सुने। उन पर अभी गण सन्निपात का छंद ग्रहण होगा। उन शर्तों की पूर्ति होने पर देवी अम्बपाली स्वेच्छा से नगरवधू होने को तैयार है। एक बार संथागार में फिर सन्नाटा छा गया, परंतु क्षण भर बाद ही बहुत से कंठ एक साथ चिल्ला उठे, कहिए बनते गणपति, वे शर्तें क्या हैं और कैसे उनकी पूर्ति की जा सकती है, बताइए हमें। गणपति ने कहा, सब आयुष्मान और भंते गण सुने। देवी की पहली शर्त यह है कि उसे रहने के लिए सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्ण भार, प्रसाद के समस्त साधन और वैभव सहित दिया जाए। गण सदस्य जड़ हो गए। नागरिक भी विचलित हुए। बहुत से राजवर्गीयों की भ्रिकुटियों में बल पड़ गए। महामात्य सुप्रिय ने क्रुद्ध होकर कहा, भंते, यह संभव है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सप्तभूमि प्रासाद जम्बूद्वीप भार में अद्वितीय है। उसका वैभव और साधन एक राजतंत्र को संचालित करने योग्य है। उसका सौष्ठव ताम्र लिप्त राजगृह शाश्वती और चंपा के राजमहलों से बढ़ चढ़कर है। और फिर 9 कोटि स्वर्ण भार? नहीं, 9 कोटि स्वर्ण भार देने पर वज्जी संघ का राजकोष ही खाली हो जाएगा।
नहीं नहीं, ये शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती, किसी भांति भी नहीं। उद्वेग से उनका वृद्ध शरीर कांपने लगा और वे हांफते हांफते बैठ गए। तभी बहुत से सेठी पुत्र एक साथ ही बोल उठे, क्यों नहीं दिया जा सकता? राजकोष यदि रिक्त हो जाएगा तो हम उसे भर देंगे। अष्टकुल दूसरे प्रसाद का निर्माण कर सकता है। हम 100 कोटि स्वर्ण भार भी देने को प्रस्तुत हैं। सामंत पुत्रों ने अपने अपने भाले चमका चमका कर कहा, देवी अम्बपाली को सप्तभूमि प्रासाद संपूर्ण साधना और वैभव तथा 9 कोटि स्वर्ण भार सहित दे दिया जाए। वो प्रासाद, वो वैभव वैशाली के जनपद का है, वो हमारा है, हम सबका है। हमने गर्भ रक्त के मूल्य पर उसका निर्माण कराया है। जिस प्रकार अनुपम रूप यौवन श्री की अधिष्ठात्री देवी अम्बपाली हमारी, हम सबकी है, उसी प्रकार अप्रतिम वैभव और सौष्ठव का आगार सप्तभूमि प्रासाद भी हमारा, हम सबका है। तो अवश्य वैशाली के जनपद का साध्य क्रीड़ा स्थल होना चाहिए। गणपति ने खड़े होकर हाथ के इशारे से सबको चुप रहने को कहा। फिर कहा, तो भंते गण, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको देवी अम्बपाली की पहली शर्त स्वीकार है? यदि किसी को आपत्ति हो तो बोले। सभा भवन में सब चुप थे। गणपति ने कहा, तो सब चुप हैं। मैं फिर दूसरी बार पूछता हूं, और अब तीसरी बार भी सब चुप हैं। तो बनते वज्जियों का यह सन्निपात देवी अम्बपाली की पहली शर्त स्वीकार करता है। सभा के बाहर भीतर हर्ष की लहर दौड़ गई। एक बार फिर देवी अम्बपाली के जयनाद से संथागार गूंज उठा। गणपति ने कुछ ठहर कर कहा, भंते, अब देवी की शेष 2 शर्तें भी सुनिए। उसकी दूसरी शर्त यह है कि उसके आवास की दुर्ग की भांति व्यवस्था की जाए, और तीसरी यह कि उसके आवास में आने जाने वाले अतिथियों की जांच पड़ताल गणकाध्यक्ष न करें। गणपति के ये कहकर बैठते ही महाबलाधिकृत सुमन ने क्रोध से आसन पर अपना पैर पटक कर कहा, बनते, ये तो आत्मघात से भी अधिक है। मैं कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता, कभी नहीं, कि देवी का आवास दुर्ग की भांति व्यवस्थित हो। इसका तो स्पष्ट यह अर्थ है कि देवी अम्बपाली अलग ही अपनी सेना रखेंगे और नगर के कानून उसके आवास में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे। तभी सिंध विग्राहिक जयराज ने कहा, बिल्कुल सही बात है, और उसके आवास में कौन आता जाता है, यदि इसकी जांच पड़ताल गणकाध्यक्ष न करेंगे तो निश्चय ही अम्बपाली का आवास शीघ्र ही षड्यंत्रकारी शत्रुओं का एक अच्छा खासा अड्डा बन जाएगा, और फिर वे लोग निश्चिंतता से वैशाली में ही बैठकर वैशाली की गणतंत्र की जड़ उखाड़ने के सब प्रयत्न करते रहेंगे। और यदि कभी नगर रक्षक को किसी चोर या षड्यंत्रकारी के यहां रहने का संदेह होगा, तभी देवी की सेना राज्य की सेना के कार्य में बाधा डाल सकेगी। और यदि वो चोर कोई शत्रु, राजा या सम्राट हुआ तो उसकी सेना के भीतर बाहर से पूरी सहायता प्राप्त हो जाएगी। बनते, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय वैशाली की गणसंध चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ राजगृह के सम्राट बिंबिसार उसे विषम लोचन से देखते हैं, दूसरी ओर मत्स्य, अंग, बंग, कलिंग, कौशल और अम्बवती के राजाओं की उस पर सदा वज्र दृष्टि बनी हुई है। वे सदा वैशाली के गणसंत को ध्वस्त करने की ताक में रहते हैं। यदि हमने देवी अम्बपाली की ये 2 शर्तें स्वीकार कर ली तो निसंदेह उसका आवास शत्रुओं के गुप्तचरों का एक केंद्र बन जाएगा, और हमारे घर में एक ऐसा छिद्र हो जाएगा जिससे हम वैशाली जनपद की रक्षा नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं। संथागार के बाहर भीतर फिर विषम कोलाहल हुआ, परंतु गणनायक सुनंद के खड़े होते ही सब चुप हो गए। गणपति ने कहा, बनते, अम्बपाली जैसी गुण गरिमापूर्ण जनपद कल्याणी के लिए जनपद को कुछ बलिदान तो करना ही होगा ना। इस समय जबकि वैशाली का जनपद पद पद पर शत्रुओं से घिरा है, हमें छोटी छोटी बातों पर ग्रह कलह नहीं करना चाहिए। मैं अपने तरुण सावंत पुत्रों से, जो बार बार अपने खड़ग और भाले चमका चमका कर बात बात पर रोष प्रकट करते हैं, यह कहना चाहता हूं कि वो समय आ रहा है जब उनके बाहुबल और शस्त्रों की परीक्षा होगी, जिन पर उन्हें इतना गर्व है। पर हमें अपनी शक्ति शत्रु पर ही लगानी चाहिए। ग्रह कलह से आपस में टकराकर नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए गण सन्निपात से मैं अनुरोध करूंगा कि वो देवी की दूसरी शर्त स्वीकार कर लें। जहां तक रही तीसरी शर्त की बात, तो जब कभी देवी के आवास की जांच करने की आवश्यकता समझी जाए तो उसे 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दे देनी चाहिए। सभा भवन में सन्नाटा हो रहा है। गणपति कुछ देर को चुप रहकर बोले, भंते गण सुने, जैसा मैंने प्रस्ताव किया है, देवी अम्बपाली की दूसरी शर्त ज्यों की त्यों और तीसरी प्रस्तावित संशोधन के साथ स्वीकार कर ली जाए। इस पर जो सहमत हो वे चुप रहें, जो असहमत हो वे बोले। सब कोई चुप रहे। गणपति ने कहा, सब चुप हैं। अब मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी पूछता हूं, जिन्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो वे चुप रहें। साधु भंते,
सब चुप हैं? तो फिर तीसरी शर्त थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार करके देवी अम्बपाली की तीनों शर्तें अष्टकुल का गण सन्निपात स्वीकार करता है। मैं भी अभी नील पदम प्रसाद में देवी अम्बपाली से मिलकर सब बातें तय करने जाता हूं और कल इसके निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी। आज इस संघ का कार्य समाप्त होता है। गणपति के आसन त्यागते ही एक बार तीव्र कोलाहल से संथागार का भवन गूंज उठा और सामंत पुत्र तथा नागरिक भांति भांति की बातें करते परिषद भवन से लौट गए। अगला भाग नील पदम प्रासाद। नील पदम प्रासाद नील पदम सरोवर के बीचों बीच बना था। प्रासाद का बाहरी घेरा और फर्श मत्स्य देश के श्वेत मरमर का था, किंतु उसकी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक विविध रंगीन रत्नों की पच्चीकारी हो रही थी। बाहरी प्रांगण से प्रासाद तक एक प्रशस्त किंतु सुंदर पुल था, जिसके दोनों ओर स्वर्ण दंड लगे थे। नील पदम सरोवर का जल वास्तव में नीलमणि के समान स्वच्छ और चमकीला था और उसमें पारस्य देश से यत्न पूर्वक लाए हुए बड़े बड़े नील पदम सदा खिले रहते थे। सरोवर में बीच बीच में कृत्रिम निवास बनाए गए थे। इन पक्षियों का कलरव निर्मल जल में नील पद्मों की शोभा और उस पर प्रासाद की कांपती हुई परछाई देखते ही बनती थी। परिषद की अतिथि रूप देवी अम्बपाली इसी प्रासाद में आजकल निवास कर रही थी। सरोवर के तट पर एक स्वच्छ मरमर की वेदी पर देवी अम्बपाली विष्णव वदना बैठी संध्याकाल में सुदूर एक क्षीण तारे को एकटक देख रही थी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उदय हो रहे थे। वो सोच रही थी अपना भूत और भविष्य। एक द्वंद्व उसके भीतर तक चल रहा था। आज से 7 वर्ष पूर्व 11 वर्ष की बालिका के रूप में जब उसने वैशाली की पोर में संध्या के बढ़ते हुए अंधकार में पिता की उंगली पकड़कर प्रवेश किया था, उसने नवीन जीवन, नवीन चहल पहल, नवीन भाव देखे थे। नायक चंद्रमणि की कृपा से उसके पिता को उसकी नष्ट संपत्ति और त्यक्त पद मिल गया था और अब उसके उद्ग्रीव यौवन और विकसित जीवन की क्रीड़ा के दिन थे। सब वैभव उसे प्राप्त थे। भाग्य उसके साथ असाधारण खेल खेल रहा था। जो बालिका एक दिन 6 दम्म के कंचुक के लिए लालायत हो गीली आंखों से पिता की याचना कर चुकी थी, आज जीवन के ऐसे संघर्ष में आ पड़ी थी जिसकी कदाचित ही कोई युवती संभावना कर सकती है। वैशाली का जनपद आज उसके लिए शुद्ध था और अष्टकुल के एक महासंकट को टालने की शक्ति केवल उसी में थी। एक दिन उसके अज्ञात में धृष्टता पूर्वक जिस हर्षदेव ने उसके पिता से उसके संबंध में उपहास किया था, उसी हर्षदेव की प्रणयाभिलाषा उसने एक बार अपनी कच्ची मति में आंखों में हंसकर स्वीकार कर ली थी। उस स्वीकृति में कितना विवेक और कितना अज्ञान था, इसका विश्लेषण करना व्यर्थ है। परंतु जब उन दोनों के बूढ़े पिता पुरातन मैत्री और नवीन कृतज्ञता के पास में बंधकर उनके विवाह का वचन दे चुके, तब से वे हर्षदेव को आंखों में हां और होठों में ना भरकर कितनी बार तंग कर चुकी थी। इसके इतिहास पर अनायास ही उसका ध्यान जा पहुंचा था। उसके अप्रतिम रूप राशि को वैशाली के जनपद से छिपाने के सभी प्रयत्न, सभी सतर्कता व्यर्थ हुई। प्रभात की धूप की भांति उसके रूप की ख्याति बढ़ती ही गई और अंततः वो वैशाली के घर घर की चर्चा की वस्तु बन गई। तब से कितने सामंत पुत्रों ने अयाचित रूप से उसके लिए द्वंद्व युद्ध किए। कितने सेठी पुत्रों ने उसे एक बार देख पाने भर के लिए हीरा, मोती, रत्न और स्वर्ण की राशि दिस तिस को थी, पर अम्बपाली को जनपद में कोई देख न सका। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, अम्बपाली के रूप की सैकड़ों काल्पनिक कहानियां वैशाली के घर घर कही जाने लगी और इस प्रकार अम्बपाली वैशाली जनपद की चर्चा का मुख्य विषय बन गई। फिर एक दिन जब महानमन ने अम्बपाली की वागदान की अनुमति नायक चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव के साथ करने की गण से मांगी, तो संथागार में एक हंगामा उठ खड़ा हुआ और गणपति द्वारा आज्ञा पत्र जारी करके महानमन को विवश किया गया कि जब तक अम्बपाली वयस्क न हो जाए वह उसका विवाह न करे, और महानमन को प्रतिज्ञा लिखनी पड़ी कि वह अम्बपाली का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष की आयु होने पर उसे संथागार में उपस्थित करेंगे। उस बात को आज 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में जनपद ने खुल्लम खुल्ला अम्बपाली को जनपद कल्याणी कहना आरंभ कर दिया और गणतंत्र पर जोर दिया कि वो उसे नगर वधू घोषित कर देने का आश्वासन न भी दे,
यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर गया कि अष्टकुल के गणपति को अम्बपाली और महानमन को गणसंघ के समक्ष प्रत्युत्तर के लिए संथागार में उपस्थित करने को बाध्य होना पड़ा। अम्बपाली ने अपने उस नए जीवन के संबंध में, जिसमें वैशाली का जनपद उसे डालना चाहता था, जब कल्पना की तो वो सहम गई। हर्षदेव के प्रति प्रेम नहीं तो स्नेह उसे था। कुलवधू होने पर वही स्नेह बढ़कर प्रेम हो जाता है। अब एक और उसके सामने कुलवधू की स्पष्ट धुंधली आकृति थी और दूसरी ओर नगरवधू बनकर सर्वजन भोग्या होने का चित्र था। दोनों ही चीजें उसके लिए अज्ञात थी। उसकी कल्पनाएं बाल सुलभ थी, वो भावुक थी, उसका स्वभाव आग्रही था और जीवन आशामय। एक व्यक्ति को मध्य बिंदु बनाकर आत्मार्पण करने की भावना थी, तो दूसरी ओर विशाल वैभव, उत्सुक जीवन और महाविलास की मूर्ति थी। उसका विकसित साहसी हृदय द्वंद्व में पड़ गया और उसने अपनी 3 शर्तें परिषद में रख दी। उसने सोचा, जब कानून की मर्यादा पालन करनी ही है तो फिर जीवन को वैभव और अधिकार की चोटी पर पहुंचाना ही चाहिए। और वैशाली के जिस जनपद ने उसे इस ओर जाने को विवश किया है, उसे अपने समर्थ चरणों से रौंद रौंद कर दलित करना चाहिए। विचारों की उत्तेजना के मारे उसका वक्षस्थल लोहार की धौंकनी की भांति उठने बैठने लगा। उसने दांतों में होंठ दबाकर कहा, मैं वैशाली के स्त्रीण पुरुषों से पूरा बदला लूंगी। मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी, पूरा। मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोथ इन लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। धीरे धीरे पूर्ण चंद्र का प्रकाश आकाश में फैल गया और भी तारे आकाश में उदय हुए। उन सब का प्रतिबिंब नील पदम सरोवर के निर्मल जल की लहरों पर थिरकने लगा। अम्बपाली सोचने लगी, मैं इस प्रकार अपने मन को चंचल न होने दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक जीवन युद्ध करूंगी और उसमें विजय प्राप्त करूंगी। यही सब बातें अम्बपाली सोच रही थी। शुभ्र चंद्र की ज्योत्सना में शुभ्र वसन भूषिता, शुभ्र वर्णा, शुभानना अम्बपाली उस स्वच्छ शुभ्र शिलाखंड पर बैठ मूर्तिमती ज्योत्सना मालूम हो रही थी। उसका अंतर्द्वंद अथाह था और वो बाह्य जगत को भूल गई थी। इसी से जब मदलेखा ने आकर नम्रता पूर्वक कहा कि देवी की जय हो, गणपति आए हैं और द्वार पर खड़े अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वो चौंक उठी। उसने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, उन्हें यहां ले आ। वो प्रस्तर पीठ पर सावधान होकर बैठ गई। गणनायक सुमंत ने आकर कहा, देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, मैं वज्जी संघ का संदेश लाया हूं देवी। तो आपके वधिक कहाँ हैं? उनसे कहिए कि मैं तैयार हूं। वैशाली जनपद के हिंस नर पशु किस प्रकार हनन किया चाहते हैं? वे तुम्हारा शरीर चाहते हैं, वो तो उन्हें अनायास ही मिल जाएगा। जीवित शरीर चाहते हैं, सस्मित शरीर। देवी अम्बपाली, वज्जी संघ ने तुम्हारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं। केवल अंतिम शर्त क्या? अम्बपाली ने उत्तेजना से कहा कि वे उसे अस्वीकार करेंगे। मैं किसी भी प्रकार अपनी शर्तों की अवहेलना सहन न करूंगी। वृद्ध गणपति ने कहा, देवी अम्बपाली, तुम रोष और असंतोष को त्याग दो। तुम्हें सप्तभूमि प्रासाद समस्त वैभव और साधना सहित और 9 कोटि स्वर्ण भार सहित मिलेगा। तुम्हारा आवास दुर्ग की भांति सुरक्षित रहेगा। किंतु यदि तुम्हारे आवास के आगंतुकों की जांच की कभी आवश्यकता हुई तो उसकी 1 सप्ताह पूर्व तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। अब तुम अदृष्ट की नियति को स्वीकार करो। देवी अम्बपाली, महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती है। आज वैशाली के जनपद को अपने ही लहू में डूबने से बचा लो देवी। अम्बपाली ने उत्तेजित होकर कहा, भला क्यों? किस लिए? जहां स्त्री की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप हो, उस जनपद को जितनी जल्द लहू में डुबो दिया जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपके वधिकों का स्वागत करूंगी, पर अपनी शर्तों में तनिक भी हेर फेर स्वीकार न करूंगी। भले ही वैशाली का स्त्रीण जनपद कल की जगह आज ही लहू में डूब जाए, परंतु यह अत्यंत भयानक है देवी अम्बपाली। तुम ऐसा कदापि नहीं करने पाओगे। तुम्हें वैशाली के जनपद को बचाना होगा। अष्टकुल के स्थापित गणतंत्र की रक्षा करनी होगी। यह जनपद तुम्हारा है, तुम उसकी एक अंग हो। कहो, तुम अपना प्राण देकर उसे बचाओगे ना? मैं तो अभी प्राण देने को तैयार हूं। आप अपने वधिकों को भेजिए तो। गणपति ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम चिरंजीवनी हो देवी अम्बपाली, तुम अमर हो।
जनपद की रक्षा का भार स्त्री पुरुष दोनों ही पर है। पुरुष सदैव इस पर अपनी बलि देते आए हैं, स्त्रियों को भी बलि देनी पड़ती है। तुम्हारा ये दिव्य रूप, ये अनिंद सौंदर्य, ये विकसित यौवन, ये तेज, ये दर्प, ये व्यक्तित्व स्त्रीत्व के नाम पर किसी एक नगण्य व्यक्ति के दासत्व में क्यों सौंप दिया जाए? तुम्हारी जैसी असाधारण स्त्री क्यों एक पुरुष की दासी बने? यही क्यों धर्म है देवी अम्बपाली? समय पाकर रूढ़ियां ही धर्म का रूप धारण कर लेती हैं और कापुरुष उन्हीं की लीक पीटते हैं। स्त्री अपना तनमन प्रचलित रूढ़ों के आधार पर एक पुरुष को सौंपकर उसकी दासी बन जाती है और अपनी इच्छा, अपना जीवन उसी में लगा देती है। वो तो साधारण जीवन है। पर देवी अम्बपाली, तुम असाधारण स्त्री रत्न हो, तुम्हारा जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। तो इसीलिए वैशाली का राष्ट्र मेरी देह को आक्रांत किया चाहता है क्यों? अम्बपाली ने होंठ चबाकर कहा। इसीलिए वृद्ध गणपति ने स्थिर मुद्रा में कहा, देवी अम्बपाली, वैशाली का जनपद अप्रतिम सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्ण भार और प्रसाद की सब सज्जा, रत्न, वस्त्र और साधन तुम्हें दे रहा है। तुम्हें दुर्ग में सम्राट की भांति शासक रहने की प्रतिष्ठा दे रहा है। ये सब प्रतिष्ठा है देवी अम्बपाली, जो आज तक वज्जी संघ के अष्टकुलों में से किसी गण को, यहां तक कि गणपति को भी प्राप्त नहीं हुई। अब और तुम क्या चाहती हो? तो ये मेरा मूल्य ही तो हुआ ना, इसे लेकर मैं अपना देह वैशाली जनपद के अर्पण कर दूं। आप यही तो कहने आए हैं ना? निसंदेह मेरे आने का यही अभिप्राय है देवी अम्बपाली, किंतु अभी जो तुम्हें अट्टू संपदा मिल रही है ना, यही तुम्हारा मूल्य नहीं है। ये तो उसका एक क्षुद्र भाग है। विश्व की बड़ी बड़ी संपदाएं और बड़े बड़े सम्राटों के मस्तक तुम्हारे चरणों पर आ गिरेंगे। तुम स्वर्ण, रत्न, प्रतिष्ठा और श्री से लद जाओगे। इस सौभाग्य को, इस अवसर को मत जाने दो देवी अम्बपाली, मत जाने दो। तो आप ये एक सौदा कर रहे हैं ना, किंतु यदि मैं ये कहूं कि मैं अपने देह का सौदा नहीं करना चाहती, मैं हृदय को बाजार में रखना नहीं चाहती, तब आप क्या कहेंगे? अम्बपाली ने वक्र दृष्टि से वृद्ध गणपति को देखकर कहा। गणपति ने संयत स्वर में कहा, मैं केवल सौदा ही नहीं कर रहा हूं देवी, मैं तुमसे कुछ बलिदान भी चाहता हूं जनपद कल्याण के नाते। सोचो तो, इस समय वैशाली का जनपद किस प्रकार चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। शत्रु उसे ध्वस्त करने का मौका ताक रहे हैं, और अब तुम ही एक ऐसी केंद्रित शक्ति बन सकती हो जिसके संकेत पर वैशाली जनपद के सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों की क्रिया शक्ति अवलंबित होगी। तुम ही उनमें आशा, आनंद, उत्साह और उमंग भर सकोगी। तुम ही इन तरुणों को एक सूत्र में बांध सकोगी। वैशाली के तरुण तुम्हारे एक संकेत से, एक स्निग्ध कटाक्ष से वो कार्य कर सकेंगे जो अष्टकुल का गणसंघ तथा संथागार के संपूर्ण राजपुरुष मिलकर भी नहीं कर सकेंगे। वृद्ध गणपति इतना कहकर घुटनों के बल धरती पर झुक गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देवी अम्बपाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है, परंतु देवी, तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो, नहीं तो वो ग्रह कलह करके अपने ही रक्त में डूब कर मर जाएगा। वो आज तुम्हारे जीवित शरीर की बलि चाहता है, उसे तुम दे दो। मैं समस्त वज्जियों के जनपद की ओर से तुमसे भीख मांगता हूं देवी। अम्बपाली उठ खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए बनते गणपति। वो सीधी तनकर खड़ी हो गई। उसके नथुने फूल उठे, हाथों की मुट्ठियां बंध गई। उसने कहा, आइए आप वैशाली के जनपद को संदेश दे दीजिए कि मैंने उस धिक्कृत कानून को अंगीकार कर लिया है। आज से अम्बपाली कुलवधू की सब मर्यादाएं, सब अधिकार त्याग कर वैशाली की नगर वधू बनना स्वीकार करती है। वृद्ध गणपति ने कांपते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहा, आयुष्मती हो देवी अम्बपाली, आयुष्मती हो। तुम धन्य हो, तुमने वैशाली के जनपद को बचा लिया देवी, बचा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वह नीचे गर्दन करके धीरे धीरे वहां से चले गए। अम्बपाली कुछ देर तक टकटकी लगाए उस आहत वृद्ध राजपुरुष को देखती रही। फिर वो उसी स्फटिक शिला पीठ पर, उसी धवल चंद्र की ज्योत्सना में, उसी स्तब्ध शीतल रात में दोनों हाथों से मुंह ढांपकर, औंधे मुंह गिरकर, फूट फूट कर रोने लगी। नील पदम सरोवर की आंदोलित तरंगों में कंपित चंद्रबिंब ही इस दलित द्रवित हृदय के करुण रुदन का एकमात्र साक्षी था। अब कहानी में आगे क्या होता है
ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।